माहौल बना हुआ है। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय एडमिरल डी.के. जोशी जी के कर कमलों से इस उत्सव का विधिवत उद्घाटन, मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी की उपस्थिति, साहित्य अकादमी के सचिव श्री के श्रीनिवास राव जी की एवं उनके नेतृत्व में मुख्य भूमि से आए कलाकारों एवं स्थानीय लेखकों का यहाँ एकत्र होना इस बात का सूचक है कि इस उत्सव से संचारित ऊर्जा, उत्साह, उमंग एवं सकारात्मक विचारों से एक प्रगतिशील एवं विकसित भारत की नींव पड़ेंगे। आज के इस सत्र में हमारे बीच स्थानीय कवि पधारे हैं और इस मंच का, इस सत्र का संचालन करेंगे डॉक्टर प्रणब कुमार सरकार जी। मैं आपका परिचय डॉक्टर प्रणब कुमार सरकार जी से करा दूं। डॉक्टर प्रणब कुमार सरकार अंडमान द्वीप में जन्मे एक प्रतिष्ठित लेखक, इतिहासकार और मानव विज्ञानी हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं जिनमें हाल ही में प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ द अंडमान आइलैंड्स शामिल हैं और उन्होंने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के प्रधान शोधकर्ता के रूप में उन्होंने द्वीपों में ब्रिटिश और जापानी शासन के खिलाफ लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े 451 गुमनाम वीरों के नामों का खोज कर उन्हें प्रस्तुत किया। उनके इस ऐतिहासिक शोध ने स्वतंत्रता आंदोलन के अनदेखे नायकों को प्रकाश में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें डॉक्टर प्रणब कुमार सरकार जी का, जो इस सत्र का संचालन करेंगे। मैं अब यह मंच प्रणब जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद सबसे पहले, और आप सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन। और हमारे बीच मेरे भैया एक हैं, पद्मश्री नरेश चंद्र लाल जी हैं, उनको भी मेरा नमन। और मेरे इस सत्र में जिसका मैं संचालन करने जा रहा हूँ, इसका समय जो है 90 मिनट का है, 4:30 से 6 बजे तक का। और इसमें सबसे पहले मैं अपने सदस्यों, माननीय सदस्यों को बुलाना चाहूँगा, उसके बाद मैं आगे का अपना वक्तव्य रखूँगा। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा आयुष दुबे जी का, जो हिंदी के कवि हैं। आयुष दुबे जी, ये इनकी उम्र काफ़ी कम है, 20 वर्ष के थे, वैसे कम लग रहे हैं। 20 वर्ष के जब थे तब उन्होंने कक्षा 7 से ही लिखना शुरू कर दिया था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न मंचों पर इन्होंने प्रस्तुति दी है, जिनमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑडिटोरियम, सेल्युलर जेल और अन्य कई प्रतिष्ठित स्थान सम्मिलित हैं। इनकी वीर रस की कविताएं लोगों में बेहद लोकप्रिय हैं। तो अपना आसन ग्रहण कीजिए आयुष दुबे जी। और अगला जो सदस्य है मलयालम के कवि हैं चंद्रन पोकाडन जी। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए और अपना परिचय आप स्वयं दीजिएगा। और इसके बाद में हमारे पास दो बेहद ही लोकप्रिय स्थानीय कवि हैं, निकोबारी जनजाति के लूकास रॉबर्ट जी। अपना आसन ग्रहण कीजिए। और इनके ही साथ में है जॉब निकोबारी, जो है ये भी निकोबारी भाषा में अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे आप सभी के समक्ष। और इसके बाद में है हमारे कृष्ण कुमार विश्वेंद्र जी। भैया जी आप आइए जल्दी, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और उनका मैं परिचय देना चाहूँगा कि
यहाँ के स्थानीय बन चुके हैं, आगरा से हैं लेकिन यहाँ के जमाई हैं, हमारे अंडमान के साहित्यकार हैं, रेडियो उद्घोषक हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं और मल्टी लैंग्वेज टैलेंटेड व्यक्ति हैं। और ये हमारे जो जीबी पंत हॉस्पिटल में चीफ एक्सरे टेक्नीशियन के तौर पर इन्होंने अपना कार्यकाल किया था और जिस रिटायर उसी पद पर रहते हुए रिटायरमेंट लिए हैं। और अब मैं अगले सदस्य को बुलाना चाहूँगा, सुदर्शन राजा जी। ये मल्टीलिंगुअल टैलेंटेड शख्स हैं और इनका परिचय भी ये जब इनकी बारी आएगी तो ये देंगे। तो सबसे पहले मैं बच्चों का भी काफ़ी स्वागत करना चाहूँगा। और मैं कवि तो नहीं हूँ, संचालक हूँ, तो मुझे घड़ी पर ध्यान देना पड़ेगा। 90 मिनट का प्रोग्राम है और उसको एवरेज निकाले तो 12 मिनट पड़ते हैं। 7-8 मिनट में कोशिश कीजिएगा अपनी बेस्ट प्रस्तुति पहले दीजिए और अंतिम कुछ बचे रहेगा तो ग्लानि नहीं होगी। अपनी अच्छी प्रस्तुति पहले पढ़ लीजिएगा। तो दरअसल मैं एक राइटर हूँ, हिस्टोरी रिसर्चर प्लस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ। मैं 25 वर्षों से पिछले 25 वर्षों से जरवाओं की और दूसरे जनजातीय समुदायों में काम करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ जरवा समुदाय के बीच में। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं कविता कुछ पढ़ूंगा नहीं, लेकिन क्योंकि जो बियॉन्ड हॉरिज़ॉन ऑल इंडिया राइटर्स फेस्टिवल क्षितिज से परे अखिल भारतीय लेखक उत्सव, ये सचमुच में साकार है ये अपने अर्थों में, क्योंकि क्षितिज के उस पार से लोग यहाँ आए और जंगल भरा इस द्वीप को आबादी में कर दिया और एक मिनी ऑल इंडिया बना दिया। तो और साहित्य वगैरह उनके साथ में ही आया है। आप अचरज में होंगे कि साहित्य, क्योंकि क्षितिज के उस पार से मध्य अफ्रीका से 60,000 वर्ष पूर्व लोग आए थे जो निग्रिटो है। सभी जानते हैं कि जरवा के बारे में बहुत लोग उटपटांग सोचते समझते भी हैं, अभी अधूरा ज्ञान रखते हैं और बहुत ही कम लोग हैं जो पूरा ज्ञान रखते हैं जरवा होगी और इनके बारे में। तो मैं बता दूं कि इनका जो इतिहास है 60,000 वर्ष पूर्व है, पहले का है। 60,000 वर्ष से ये यहाँ पर रह रहे हैं और मध्य अफ्रीका से निकले थे करीबन 1,20,000 वर्ष पहले। मतलब अंडमान क्या, ये दुनिया के सबसे प्राचीन जनजातीय समुदायों में से एक है जो अंडमान में रह रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं आदिवासी की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं ये जो सम्मेलन में, मुझे लगता है कि ये सम्मेलन अंडमान के जो लिटरेचर जितने भी मंच रहे हैं अब तक, जितने भी अब तक का जो इसका इतिहास रहा है, जितनी प्रस्तुति की इतिहास रही है, सबसे पहला प्रस्तुति ये होगा कि मैं जरवा के दुनिया से उनके कविताओं को चुरा कर लाया हूँ। मैं शुरुआत करूँगा जरवा की कविताओं, क्योंकि हम लोग भाषा सीखने लगे, उनके भीतर काम करते हैं। एक पहले सत्र में मैंने एक लैंग्वेज पिक किया था, कॉइन की तरह, सिक्के की तरह, कि हर जज्बात की जुबान नहीं होती। तो जरूरी नहीं कि जो साहित्य, कला और लेखन में कई बार ऐसा होता है कि सबसे पहले जो आते हैं उनके कई बार उनके वो दीवारों में आते हैं, सब कुछ उनकी अभिव्यक्ति होती है। साहित्य का सृजन वहीं से शुरू होता है। और आज भी कई समुदाय हमारे पास में हैं जिनके पास में अभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन जज्बात जरूर है, उनके भीतर पोएट्री चलती रहती है, इवन बाथरूम तक में चलती है। तो वो किस प्रकार वो अभिव्यक्त करता है, वो कई बार वो मूर्ति कला में दिखता है, कई बार आपको नृत्य में दिख जाता है, कई बार आपको साहित्य में दिख जाता है। तो वो अभिव्यक्ति करने का प्रकार होता है। और जो जनजातीय समुदाय, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पुराना जो पोएम मैं निकाल कर लाया है, तो आप गौर से सुनिएगा। बड़ा अटपटा जरूर लगेगा, जब मैं मतलब समझाऊंगा तो आपको बहुत प्यारा लगेगा। जरवा के दो हैं, हम लोगों ने जरवा के कुछ मॉड्यूल्स तैयार किए, उसके बीच से मैंने निकाला आप लोगों के लिए। ये पहली बार है कि लिटरेचर के इतिहास में अंडमान में उनकी भाषा में मैं पढ़ता हूँ। माँ काया मी ओहागले डी हियर आलुदैन साइक हतावला ओहागले ठी उठू चव लियावा इना का उठू दिचव आयो आठागी मांगी तो आवे। अब आपको अटपटा लगा, आप मतलब समझिए। माँ काया, माँ मतलब मेरी, काया मतलब माँ, मेरी माँ। देखो भाई कितने फूल लाया। आलूदेन साई खाता होला, ये सब फूलों के नाम है जरवा भाषा में। आलूदेन साई खाता होला, रंग बिरंगे सुंदर फूल, खुशबू इनकी अच्छी खूब, बना दो सुंदर माला तू। मतलब माँ, मैं इतने फूल लेकर आया हूँ, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, मेरे लिए माला बना दो। देखिए उनके जज्बात को उन लोगों ने बोला है, लिखना नहीं आता है उनको,
हमने लिख दिया। देखिए ये जरवा के लिए मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं वीडियो में जाकर जरूर जरवा को दिखाऊंगा, ये जरूर दिखाऊंगा। एक और कविता है जरवा का, वो बड़े खुश हो जाएंगे जब ये देखेंगे कि तालियां बज रही होंगी कविताओं में, खूब उत्साहित होंगे और अगली कुछ और कविताएं मुझे देंगे। वाव डाले मां गत पाठुम पाला में मां आवाह डा इकटा झिया छाड़ा डा मां। देखिए हम लोग हमारे प्राइमरी स्कूल में कुछ पोएम पढ़ते हैं ना, देखिए बच्चों का भी स्कूल तो नहीं है, पीछे वाले बच्चे सुन रहे होंगे, आप लोग का स्कूल तो नहीं है, आप लोग का स्कूल है, उनका स्कूल नहीं है, लेकिन देखिए स्कूल के पोएम है। आई बारिश छम छम छम, इसका मतलब अर्थ है आई बारिश छम छम छम, खूब गाकर नाचे हम, रुक गई बारिश घर चले हम। ये जरवा की। अब देखिए मैं एक थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहता हूँ लिटरेचर की, क्योंकि मैं ही अभी मैं बोल दूंगा, उसके बाद में समय मैं नहीं लूंगा, बाकी मेरे माननीय सदस्यों का समय चलेगा। अंत में मैं कुछ रखूंगा नहीं, थोड़ी बहुत रखूंगा, समय का हिसाब मैंने रखा हुआ है। देखिए लिटरेचर, अगर अंडमान के जो लिटरेचर का इतिहास आप पढ़े, जैसा कि मैंने शुरुआत कर दी है, 60,000 वर्ष पूर्व मध्य अफ्रीका से ये पैदल चलकर आया है ये कविता, ठीक। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में अंग्रेज आए, तो जैसे कि मैंने कहा है कि हर जज्बात की जुबान नहीं होती, वैसे जो निकोबारी समुदाय है, निकोबारीज का जो हमारे पास 2 माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, तो कितनी बड़ी बात है बताइए, उनके पास स्क्रिप्ट नहीं है, दे डिड नॉट हैव एनी स्क्रिप्ट अर्लियर, और आज भी नहीं है, बट अंग्रेजी में लिखते हैं, और उनके जज्बातों को आज निकोबारी समुदाय के सदस्यगण जो है उसको पिरोने में, शब्दों में पिरोने में सक्षम है। और हमारे पास 2 महानुभाव बैठे हुए हैं, उनके मुख से आप सुनिएगा। तो वो जो अनस्क्रिप्टेड लैंग्वेज, वो जो जिसका लिखित इतिहास नहीं है, अलिखित साहित्य का सफर शुरू हुआ, उसके बाद में यहाँ पे आप हमारे जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों की, क्योंकि मैं इतिहास में बात कर रहा हूँ, वो अंग्रेजों का इतिहास शुरू हुआ, अंग्रेजों का साहित्य शुरू हुआ। सबसे पहले जो फ्रेडरिक जॉन मॉवेट है, जिसके नाम से फोर्ट मॉवेट है, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, ये यहाँ के बारे में आपको सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, समझने को मिलता है। फ्रेडरिक जॉन मॉवेट के बाद में जो अंडमान कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उसके बाद में आए हमारे, उससे पहले आए थे आर्चिबल्ड ब्लेयर, उन्होंने भी लिखी है किताब। आर्चिबल्ड ब्लेयर, फ्रेडरिक जॉन मॉवेट, पोर्टमैन जो मॉरिस पीटर पोर्टमैन, आवर रिलेशनशिप विद द अंडमानीज 2 वॉल्यूम में है, आपको लाइब्रेरी में सारे लिटरेचर मिल जाएगा, बोर्डन क्रॉस की मिल जाएगी, रेडक्लिफ ब्राउन की मिल जाएगी, ये सारे अंग्रेजों के लिखे हुए किताब मिल जाएंगे। और उसके बाद में अब मैं एक दूसरा पक्ष में आता हूँ, उसी के साथ साथ में जब ये लोग, अंग्रेज लोग जब यहाँ पे ये सारे किताबें लिखते थे, क्योंकि 1857 के क्रांतिकारी यहाँ आए थे, सबको पता है, लेकिन मिनी इंडिया क्यों आज हम कहते हैं, क्योंकि वो क्रांतिकारी अंडमान में आके सारे क्षेत्रों से आए थे, कहीं से ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा, इवन पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, बलूचिस्तान से भी आए, कैदी आए, वहाँ से आए, कैदी आने के बाद उनकी शादियाँ हुई, यहीं पे उनका जो, जैसे हम कोई परिवार ले जाते तो हमारे गीत फोकलोर सब साथ साथ में चलती है, और एक पूरा तबका था जो था वहाँ के, जो बांदा के जो यहाँ पे गीत चलते थे, सब कुछ चलते थे, वाल जो कव्वाली है यहाँ पे चलते थे, और आपके यहाँ पे जो आधा उधर के जो गीत हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा अपने आगे लास्ट के सेशन में, ज़्यादा समय नहीं दूंगा, इनको मैं समय दूंगा हमारे सदस्यों को। तो विभिन्न क्षेत्रों से आए, और उसके बाद में हमारे यहाँ पे एक कवि थे, बहुत प्रसिद्ध कवि, क्योंकि उनका नाम अगर ना ले तो इस सभा में एक थोड़ा सा अंडमान का इतिहास थोड़ा सा अधूरा हो जाएगा। वो है डॉक्टर दीवान सिंह ढिल्लो, जिन्होंने अपने नाम के बाद में ढिल्लो हटाकर काले पानी रखा था। बड़े अच्छे साहित्यकार थे, कवि थे, काफ़ी उन्होंने अपनी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दी, संघर्ष करते हुए सेल्युलर जेल, काफ़ी पीड़ा मिली थी उनको जापानी शासन के दौरान। तो दीवान सिंह काले पानी का नाम मैं जरूर लेना चाहता था और मैंने ले लिया है। और ऐसे अंडमान की साहित्यिक परंपरा आगे बहुत चली है, और आज हमारे पास में बेशुमार साहित्यकार और कवि हैं जो समय समय पर अपना योगदान देते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ हमारे आयुष दुबे जी के साथ। कृपया मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें, समय पर।
पावन मंच से मैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को हृदयपूर्वक प्रणाम करते हुए अपनी पहली कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कितने शब्द पिरोऊं मैं कितना करूँ वर्णन तुम्हारा, कितने शब्द पिरोऊं मैं कितना करूँ वर्णन तुम्हारा, तुम्ही से जाना जाता हूँ माँ, तुम्ही को अर्पित कर दूँ जीवन सारा। ये कविता मैं अपनी माँ के लिए लिख रहा हूँ और ये माँ हिंदी भाषा है। लोग हिंदी भाषा को मातृभाषा कहते हैं, मैं हिंदी भाषा को माँ कहता हूँ। हिंदी भाषा कहती है कि मैं संस्कृत का एक टूटा मन का, मैं संस्कृत का एक टूटा मन का हिंदी भाषा परिचय दूँ। मैं तुलसीदास की कलम पर बैठा भाषाओं का अमृत हूँ और मेरे रूप में खींची हर रेखा ने जगती का कल्याण किया। मेरे ब्रह्मवेद की प्रखर ज्योति ने मानव जीवन को साकार किया। मैं जानकी जितना पावन राजा राम जितना शीतल हूँ, मैं जानकी जितना पावन राजा राम जितना शीतल हूँ और शब्दों में इतनी ताकत मेरी कि परशुराम का फरसा मैं ही हूँ। दबाने हिंदी को देश में मेरे अंग्रेजी तूफानी घटा छाई, दबाने हिंदी को देश में मेरे अंग्रेजी तूफानी घटा छाई, पर उसी घंघोर वर्षा में मेरी हिंदी मोर ने थिरक लगाई। मैं कैसे भुला दूँ वो गीतांजलि, मैं कैसे भुला दूँ वो गीतांजलि, मैं कैसे भुला दूँ मधुशाला की छवि, मैं कैसे भुला दूँ रश्मिरथी की झंकार को, मैं कैसे भुला दूँ वो पावन गोदान को। मेरे हिंदी पुत्रों ने मेरा परचम जग में लहराया और इतना अटल हुआ साहित्य कि ठाकुर तक नोबल चल आया। मैं पूरे विश्व की कल की आशा, पूरे विश्व की महारत हूँ और माउंटबेटन की इंडिया नहीं, सावरकर की सौरभ भारत हूँ। भारत माँ के मस्तक पर वह कनक स्वरूपी है बिंदी और गर्व करो या देशवासियों, हमारी मातृ जिह्वा है हिंदी। जीवन का आनंद फूलों की सुगंध मेरे हिंदी में मिश्रित धरोहर अनंत, और जहाँ तुम खड़े हो वहीं पर चंगाड़ दो, हिंदी को तुम भी नई पहचान दो। आज से नहीं तुम अभी करो शुरू, आज से नहीं तुम अभी करो शुरू और बना दो तुम हिंदी को विश्व का गुरु, बना दो तुम हिंदी को विश्व का गुरु। अब दूसरी कविता, जैसा कि सर ने कहा मेरी वीर रस की कविता थोड़ी प्रचलित है, तो दूसरी मेरी वीर रस की कविता मैं आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। किन लोगों ने मनोज कुमार पांडे का नाम सुना है? एक बार तालियां दे दीजिए जिन्होंने मनोज कुमार पांडे का नाम सुना है। ठीक है, आज इसके बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि मनोज कुमार पांडे का नाम सुना है या नहीं, आप सब ताली मारेंगे। पहली कविता मतलब मेरी दूसरी कविता उनके पूरे जीवन पर आधारित है। ये कविता मैंने उनके पूरे जीवन पर लिखी थी। मनोज कुमार पांडे एक शहीद थे जिन्होंने कारगिल का युद्ध जीता था, मतलब युद्ध जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उन्होंने। उनके कंधे पर हमने 4 बंकरों को फूंकने का जिम्मा दिया था, उन्होंने 3 बंकरों को धराधर ध्वस्त कर दी और जैसे ही चौथे बंकर को फूंकने के लिए वो खड़े हुए, पाकिस्तानियों ने उनके मस्तक पर गोली मारी और वहीं शहीद हो गए। उन्होंने जाते जाते एक शब्द कहा था, ना छोड़नू, यानी छोड़ना मत। कविता की शुरुआत मनोज कुमार पांडे की माँ करती है कुछ इस प्रकार से। आज सजे दिए मेरे चौखट पर, आज सजे दिए मेरे चौखट पर, मेरे आंगन में रौनक छा गई और देख चेहरा मेरे लल्ले का में फूले नहीं समा रही। चांद से सुंदर चेहरा इसका, चांद से सुंदर चेहरा इसका मैं सितारों के भांति सजाऊंगी। जब बोल उठेगा लल्ला मेरा तो मैं भी माँ कहलाऊंगी। छोटी सी ही उम्र से वह ख्वाब सजाए बैठा था, अपने प्रतापी बाहों में बंदूक थामना चाहता था। आज टूटता तारा सच हुआ, आज टूटता तारा सच हुआ, तन पर वर्दी सजी बड़े शान से, बन गया मनोज भी वीर सिपाही, अब सरहद कांपेगी उसके नाम से। आज छोड़ माता का शीतल आंचल, अब छोड़ माता का शीतल आंचल, वह जा बसा उस सरहद पर, कैसे रहेगा लल्ला मेरा वह खून जमाती पर्वत पर। अब आगे की कहानी मनोज कुमार पांडे बताते हैं कि क्या देखा उन्होंने सरहद पर। आज सूर्य रहते काली माँ छा गई, आज सूर्य रहते काली माँ छा गई, मेरे माँ पर विपदा आ गई और उबल उठा मेरे लहू शिरा का, जब माँ पर पड़ी आतंकी परछाई। कायरता का लिए ध्वज उन्होंने आंखों में धूल झोंक दी, हमने गले लगाना चाहा पाक को, उसने पीठ में खंजर भोंक दी। कारगिल की उन पर्वत पर मौत बाहें खोले पुकार रही, पर अंतरतम की ज्वाला से मेरी माँ भारती हुंकार रही। जिस खून ने मुझको सींचा है, जिस खून ने मुझको सींचा है, आज उसका कर्ज उतारूंगा। यमराज से आंखें मिलाकर मैं उस मौत को ललकारूंगा, जो वर्दी सजी है सीने में, आज उसका प्रण निभाना है और उन्हीं डकैतों के सीने में मुझको झंडा गाड़ कर आना है। उन घनी अंधेरी आसमान ने, नब्ज जमाती तापमान ने जब भी रोका रास्ता मेरा, होता गया प्राणहार में। आज गोलियों से खेलना है मुझको। किनसे खेलना है? गोलियों से। आज गोलियों से खेलना है मुझको, आज प्राण की बाजी लगाऊंगा, या लहराऊंगा तिरंगा परचम में, या उसमें लिपट कर आऊंगा।
उन आग उगलती बंदूकों का मैंने गला घोंट दिया, उन बिजली जैसी गोलियों का मेरे सीने ने रास्ता रोक दिया। कब्र नुमा उन बंकरों को कर दी मैंने दफन वहीं, और ना छोड़ लूं दहाड़ कर थाम ली मैंने कफन वहीं। अब उड़ चला है मेरा रूह परिंदा, अब उड़ चला है मेरा रूह परिंदा भारत माँ की बाहों में, पर कायरों तुम्हारी बंदूक की गिनती उंगली में, मेरे जवानों का सीना लाखों में। वह सिंह रूपी संगीन सरोवर शंखनाद है शंकर का, वह सिंह रूपी संगीन सरोवर शंखनाद है शंकर का। वह वीर भूमि के वीर स्वरूपी जिनका हौसला विराट है पर्वत सा, वह अटल अचल अमर अजय विजय उनकी राहों में, वह अटल अचल अमर अजय विजय उनकी राहों में, जो अनंत अंबर को चीर दे आग व ज्वाला उनकी बाहों में। हम फूंक डालेंगे चांद सितारे कांपेगी या सरहद भी, हम फूंक डालेंगे चांद सितारे कांपेगी या सरहद भी, ऑपरेशन विजय का विजय होगा जय घोष करेंगे पर्वत भी। अब आज माँ के सामने शो आया है मनोज कुमार पांडे का, और माँ को फिर से वह दिन याद आ गया जब माँ ने कहा था सजे दिए मेरे चौखट पर, मेरे आंगन में रौनक छा गई। आज माँ कहती है टूट गई मेरे चौखट घर की, टूट गई मेरे चौखट की, मेरे आंगन में दरार पड़ गई है, बुझ गई लौ दिए वंश की, बस ये चार दीवारी रह गई है। सहरा धरा का धरा रह गया, सहरा धरा का धरा रह गया, लग गई धूल शेरवानी में, सगाई रचाकर मौत से वो अमर हो गया भरी जवानी में। माँ कहती है आज मेरा सूर्य है उसमें प्रकाश नहीं, मेरी धरती है मेरा आकाश नहीं, धड़कता है दिल मेरा चलती है सांसें, पर मुझे होता जीने का एहसास नहीं, मुझे होता जीने का एहसास नहीं। माँ कहती है कि उसकी वीरता की गाथा मैं हर सांस के साथ दोहराती हूँ, और आज थाम परम वीर चक्र मेरे लल्ले का, मैं फूले नहीं समाती हूँ, मैं फूले नहीं समाती हूँ। माँ ने पूरे विश्व से आग्रह की कि जंग में लाशों के सिवा और कुछ हासिल नहीं होता। माँ ने कहा तुम श्री राम का शीतल भेष धरो, तुम कृष्ण का भोला श्रृंगार करो, ना थाम भोले की प्रलयंकर डमरू, ना विनाशकारी झंकार भरो, ना विनाशकारी झंकार भरो। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अंतिम कविता मैं महिलाओं को समर्पित करना चाहता हूँ। ये कविता, ये मैं कहता हूँ कि कविता के माध्यम से हम जिंदगी के हर एक पहलू को छू सकते हैं जिसके बारे में लोग बात भी नहीं करते। मैं कुछ इसके बारे में बताऊंगा नहीं, बस मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ कि महीने का ये कैसा दिन, महीने का ये कैसा दिन मैं दर्द में जकड़ी रोती हूँ, महीने का ये कैसा दिन मैं दर्द में जकड़ी रोती हूँ, दिन के होते 24 घंटे मैं 16 घंटे सोती हूँ, खून से लथपथ होता तन, खून से लथपथ होता तन मैं किसी से ना ये कहती हूँ, मैं कपड़े पर कपड़ा बदलती मैं अकेले ये सब सहती हूँ। क्यों होता है ऐसा हमें, क्यों होता है ऐसा हमें, क्यों अपवित्र मैं कहलाती हूँ, जहाँ लाडली बिटिया कहलाती थी अब लड़की होने पर कतराती हूँ। आज भी याद है मुझको वह दिन, आज भी याद है मुझको वह दिन जब खून देखकर कांपी थी, लड़के देखकर ना हंसे मुझको, लिहाजा बैग से छुपा कर भागी थी। मैं घर आई और रो पड़ी ऐसा मुझको क्या हो गया माँ, मैं घर आई और रो पड़ी ऐसा मुझको क्या हो गया माँ, क्यों शांत खड़े यूं निहार रही हो, जवाब तो इसका दो ना माँ। लेकर आंसू माँ ने आंख में मुझको गलेस लगाया था, हंस कर गुजरना हर महीने से मेरी माँ ने ही सिखाया था। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आयुष जी, आपने वीर रस से ओतप्रोत कर दिया सुनने वालों को। अब मैं आमंत्रित करता हूँ चंद्रन कोकाडन जी को, जो कि मलयालम भाषा के कवि हैं। कृपया आइए। सदस्य का प्रणाम। हम एक मलयालम पोएम प्रस्तुत करता हूँ। मेरा कविता का शीर्षक मृत्युवेगात, मृत्यु मृत्युवेगात बोलने से इसका खंडन, अभी हम लोग का चारों तरफ से क्या क्या अन्याय चलता वो देखे देखे दुनिया में रहने के लिए हम लोग दिल नहीं होता। मैं वो सोच के लिखा है, इसमें मलयालम में प्रस्तुत करता हूँ। आप लोग कह सकते हो लेकिन मेरा लैंग्वेज में, मेरा मलयालम में हम प्रस्तुत करें। मृत्युवेगात എത്രയോ കാലമായി മൃത്യുവേ നിന്നെയും കാത്തു ഞാൻ നിൽപ്പൂ, എത്രയോ കാലമായി മൃത്യുവേ നിന്നെയും
നിൻമുഖം മായാതെ നിൽപ്പൂ എന്നന്തരംഗത്തിലാഴത്തിലാഴത്തിൽ നിൻമുഖം മായാതെ നിൽപ്പൂ ചിപ്പികൾക്കുള്ളിലിരിക്കും അമൂല്യമാം മുത്തുപോലാ മോഹം സൂക്ഷിച്ചിരിപ്പൂ അമ്മ തന്മാരിൽ തൂങ്ങും പഞ്ഞക്കൊടുംവെയിലേറ്റു നീരറ്റ് ദൂർത്തന്റെ മടിശീല കണക്കുള്ളോരമ്മിഞ്ഞ നുകർന്ന് ശക്തി ക്ഷയിച്ച ശൈശവത്തിലും ശക്തി തന്നതു നിന്റെ മാസ്മര സൗന്ദര്യമായിരുന്നു പ്രിയമരണമേ ശക്തി തന്നതു നിന്റെ മാസ്മര സൗന്ദര്യമായിരുന്നു പ്രിയമരണമേ ബന്ധുക്കൾ ബന്ധനം ചെയ്ത വടിപ്പുര കണ്ടു ഉണ്ടൽ പൂണ്ട ബാല്യകാലത്തിലും ബന്ധുവായി ഞാൻ കണ്ടതും കാമിച്ചതും നിന്നെയല്ലാതെ വേറേതുമല്ല സഖേ വ്യതയുണ്ട് വളർന്നൊരൻ കൗമാരകാലത്തും വടവൃക്ഷം പോൽ നീ തണലേകി വ്യതയുണ്ട് വളർന്നൊരൻ കൗമാരകാലത്തും വടവൃക്ഷം പോൽ നീ തണലേകി യൗവനം വന്നുദിച്ചപ്പോഴും നിന്നെ പിരിയാൻ പ്രയാസമായി വന്നു പ്രിയരിൽ പ്രിയമായി നീ തന്നെ വരണമേ പിരിയരു തന്നെ വിട്ടകലെ പാരീതിലെല്ലാം ഞാനിന്നു കണ്ടത് പ്രകശനമല്ലാതെ വേറേതുമല്ല പലതിൻ്റെ മുന്നിലും പണയമായി വയ്ക്കുവാൻ പറ്റിയ മനസ്സെനിക്കില്ല പലതിൻ്റെ മുന്നിലും പണയമായി വയ്ക്കുവാൻ പറ്റിയ മനസ്സെനിക്കില്ല വരകൊക്കു പിടയുന്ന നേരത്തൊരിത്തിരി ജീവജലത്തിനു വേണ്ടി പിളരുന്നൊരൻ ചുണ്ടിൽ വീഴുന്നത് പരിഹാസവാക്കിൻ്റെ തീമഴ പിളരുന്നൊരൻ ചുണ്ടിൽ വീഴുന്നത് പരിഹാസവാക്കിൻ്റെ തീമഴ സത്യത്തെ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ തള്ളിയ സാത്താൻ പുരോഹിത വസ്ത്രം ധരിച്ചൊരി പാപഭൂമി പൊള്ളുന്നു വയ്യരിക്കൻ പ്രിയ മിത്രമേ വന്നെന്നെ സ്വീകരിക്കൂ യുദ്ധശാന്തിക്കായി ദാഹിച്ചലയുമൻ ഹൃത്തടത്തിൽ കുളിരകാൻ ഇല്ല അവനീലാരും മനുഷ്യരായി എല്ലാം മൃഗതുല്യരല്ലോ കൺമുമ്പിൽ നിന്നു പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന ഭാവികൾ പിന്നിലൂടെത്തുന്നു കണ്ടമറുക്കാൻ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിൽ കവചമണിഞ്ഞവർ ക്രൂരമൃഗത്തിൻ കരൽ കടം വാങ്ങി തന്നുടെ മിത്രത്തെ കുത്തി മലർത്തുവാൻ കത്തികൾക്കു മൂർച്ച കൂട്ടി തന്നുടെ മിത്രത്തെ കുത്തി മലർത്തുവാൻ കത്തികൾക്കു മൂർച്ച കൂട്ടി താവളങ്ങളിൽ പതിയിരുന്നിട്ടാക്രമിക്കാൻ തക്കം നോക്കി താവളങ്ങളിൽ പതിയിരുന്നിട്ടാക്രമിക്കാൻ തക്കം നോക്കി പൊന്നും പണവും പദവിയുമേറിടാൻ പൊന്നും പണവും പദവിയുമേറിടാൻ രക്തബന്ധങ്ങൾ പാടെ മറന്ന് കൂടപ്പിറപ്പിനെ പോലും ഹിംസിക്കുവാൻ സംഹാര രൗദ്രത പൂണ്ട് കൂടപ്പിറപ്പിനെ പോലും ഹിംസിക്കുവാൻ സംഹാര രൗദ്രത പൂണ്ട് ഭീകരരൂപം ധരിച്ചവർ വാഴുമി ധരണിയിൽ ജീവിക്കവയ്യ ഭീകരരൂപം ധരിച്ചവർ വാഴുമി ധരണിയിൽ ജീവിക്കവയ്യ മതിയും കൊതിയും മതിയാക്കിയൻ മനം നിന്നിലറിയാനേവം തുടിപ്പൂ മതിയും കൊതിയും മതിയാക്കിയൻ മനം നിന്നിലറിയാനേവം തുടിപ്പൂ പിറവികാലം തൊട്ടൻ പിറകേലയുന്ന മൃത്യുവേ വന്നെന്നെ പുൽകൂ മൃത്യുവേ വന്നെന്നെ പുൽകൂ അവരെ छोटा बहन है मोमबत्ती हम लोग करंट चले जाने से मोमबत्ती जलाता अंधेरे में लेकिन ये मोमबत्ती के वास्ते हम लोग कुछ सोचता कुछ नहीं हम लोग जीवन दे दिया हम लोग यूज करा भूल गया इसलिए ये मोमबत्ती हम लोग से भूलता त्यागी पोयम का शीर्षक त्यागी മറന്നുപോ നിങ്ങളെന്നെ ഭൂത മറന്നുപോ നിങ്ങളെന്നെ
ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കുറച്ചു നേരം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. തീർത്തും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരനിവാര്യ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. മറന്നുപോ നിങ്ങളെന്നെ. അമ്മയ്ക്ക് അടുക്കളയിൽ കാവലായി ഒരു സഹായി ഞാനുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ തീന്മേശയ്ക്ക് സുരക്ഷയായി, അച്ഛൻ്റെ കണക്കെഴുത്തിൻ്റെ കണ്ണടയായി, പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന പുത്രിക്ക് ആത്മമിത്രമായി. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു. മറന്നുപോ നിങ്ങളെന്നെ. മറന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചു മറക്കുന്ന മനുഷ്യവർഗമല്ലേ നിങ്ങളും. മറന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചു മറക്കുന്ന മനുഷ്യവർഗമല്ലേ നിങ്ങളും. ഞാൻ മെഴുകുതിരി, നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചമേകി, നിങ്ങൾക്ക് തുണയായി, സ്വയം ഉരുകിയില്ലാതായ മെഴുകുതിരി. മറന്നുപോ നിങ്ങളെന്നെ. काफ़ी मलयालम में पता नहीं, लेकिन सुर में काफ़ी मिठास थी, तो अंदाज़ा था कि अच्छा ही होगा. जो भी होगा हम लोग पूछ लेंगे, इसके ट्रांसलेशन कर लेंगे. और तो क्योंकि जो मलयालम जो है वो द्रविड़ियन लैंग्वेज है. आप बच्चों, आप लोगों ने द्रविड़ियन लैंग्वेज का एक खूबसूरत नमूना आपने सुना है. ये जो है 9वीं शताब्दी, बहुत पुरानी 9वीं शताब्दी तो इनका लिखित इतिहास है, इससे पिछला है, बहुत पुराना है, द्रविड़ियन है. तो ये मलयालम भाषा में आपने सुना है. अब उसके बाद हम वापस अपने द्वीपों में चलते हैं, निकोबार में आते हैं. और आपको बता दें कि निकोबार के जो हमारे स्टूडेंट्स को बता दें निकोबारी भाषा का कहाँ से इसका सृजन हुआ है. ये ऑस्ट्रो एशियाटिक जो ग्रुप है, लैंग्वेज ग्रुप का एक खास ब्रांच है जिसको खमेर मौन बोलते हैं. उस ब्रांच से लिया गया है. वो ब्रांच जो है निकोबारी भाषा का से मिलता जुलता है, खमेर. तो ये जो अलिखित था इनके पीछे कोई स्क्रिप्ट नहीं थी. तो धीरे धीरे आज हम उस अवस्था में पहुंच गए कि ये अपनी अभिव्यक्ति को शब्दों में पिरो पा रहे हैं और बड़ी अच्छी तरीके से पिरो पा रहे हैं. और जॉन रिचर्डसन ने तो इतना भी काम किया कि उनका डिक्शनरी भी बनाया था. निकोबारी भाषा में काफ़ी काम किया है उन लोगों ने, और उसके बाद के लोगों ने भी काफ़ी काम किया है. जो इसके इतिहास जो है काफ़ी धीरे धीरे इन लोगों ने ही काफ़ी अमीर बना दिया इसके इतिहास को, साहित्यिक इतिहास को. तो हमारे पास में दो मौजूद हैं शख्स. अभी मैं बुलाता हूँ लुकास रॉबर्ट जी को. ये निकोबारी रचना प्रस्तुत करेंगे आप सबके सामने. लुकास रॉबर्ट जी. सेकेंड सीजन की सभागों जो महोदय, मंच पर बैठे मेरे लर्नेड स्कॉलर, एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे प्यारे दोस्तों और बहनों, निकोबारी का जीवन का शुरुआत, जैसे कि अभी हमारे सभापति ने कहा कि जॉन रिचर्डसन के नाम से ही हमारा समाज समुदाय उदय हुआ है. जब मैं अपना कविता को प्रस्तुत करने के पहले थोड़ा सा ये भाषा के बैकग्राउंड और एजुकेशन का बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा. जब ब्रिटिश यहाँ पर आए, हम सबको मालूम है शुरू में उसने चाटम आइलैंड में अपना कैंप लगवाए और उसके बाद शिफ्ट किया है रोज आइलैंड में. इस चाटम आइलैंड में उसने यहाँ के जनजातियों को, चाहे वो चरवा हो, अंडमानिस हो, उनको अपने कैंप में रखे, उनके बच्चों को, और कोशिश किया उसको शिक्षा देने के लिए. निकोबार से भी बारे कुछ बच्चे को लाए थे, और जैसे कि 12 बच्चे को लाए, 12 स्टूडेंट को डिसेबल को लाए थे साथ में. और ये 12 बच्चे चाटम आइलैंड में एक स्कूल में ब्रिटिश के साथ में ये लोग पढ़ रहे थे. बच्चे नहीं थे ये, बाकी ग्रोन अप चाइल्ड थे लोग, 15 उम्र के, क्योंकि उस समय घर से निकलने के लिए कोई भी तैयार नहीं रहते थे.
तो जब ये बच्चों को यहाँ लाया तो दे वर वेरी होम सिक, पढ़ना भी नहीं चाहते थे ये लोग। सिर्फ इनको वहाँ भेजते थे आपके वाइपर आइलैंड में जो नारियल पेड़ है उसमें कोकोनट तोड़ने के लिए और लकड़ी जमा करने के लिए वहाँ से इनको भेजते थे हर संडे को। तो संडे में इनको भेज दिया करते थे, उनके साथ कोई ब्रिटिश अफसरान जाते थे साथ में, और जिन नारियल और जो लकड़ी जलाने के लिए साथ में ले आते थे हर संडे। बिल्कुल पढ़ने में चुप नहीं रहते थे, बस उनको एक ही ये था कि कैसे वापस चाहिए अपना घर, कैसे वापस चाहिए अपना घर, बिकॉज इनके मन नहीं पड़ते थे यहाँ पर। तो हर समय में अपने स्ट्रेटजी बनाते थे हाउ टू गो बैक टू कांगीलोबार। कोई कुछ साधन नहीं है, लाया तो था बाश में लाया था उनको, तो उनको पता था कि हम साउथ ग्रुप से आए, ये इस समय हम लोग क्रॉस आइलैंड क्रॉस करके हम वहाँ जाते हैं, हमको वहाँ से लाया था। सब स्ट्रेटजी बना ले लोग। जब हर संडे में वहाँ जाते हैं वाइपर आइलैंड में, तो सब ने मुशायरा किया कि किसको जाना है निकोबार में, चलिए हम लोग प्लान बनाते हैं। कुछ लोग अमन बोला नहीं हम लोग मर जाएंगे, कुछ लोग बोला नहीं हम लोग जा सकते हैं। तो उसमें से 12 में से 6 तैयार हो गए कि लेट अस गो बैक टू आवर आइलैंड। तो एक मिडनाइट में उसने बताया कि जब सब सो गए, लाइट सब चला गया, कुछ नहीं है, तो ये अपना लिए कई दिनों से नारियल, कोकोनट और टेंडर कोकोनट, नारियल और कुछ केला वो डूंगी में रखे हुए, डूंगी में रख के एक रात मिडनाइट में ये लोग डूंगी में बैठ गया और अपना सेल करना। कोई इंजन नहीं था वो बोट में, जस्ट रो करके दे गो बैक टू दी साउथ पूर्व डायरेक्शन। जब ये लोग निकले तो अपना निकलते गए अपना बतवार चलाते हुए। जब सुबह हो गई तो ब्रिटिश बहुत बड़ा बेचैन हो गया कि वेयर दिस बॉय हैज गॉन, कहाँ ये बच्चे कहाँ चले गए। तो जो वेरी शॉक कि ये कहाँ चला गया, किस तरह निकल गया, कैसा निकल गया। तो 6 जो बच्चे रह गए थे तो वो लोग बताया कि हमारे दोस्त ने अपना गांव के लिए निकल चुके, अपना आइलैंड के लिए निकल चुके डूंगी में। ब्रिटिश को बहुत परेशान हो गए, जो भी उनके टीचर थे, जो भी वहाँ के अफसरान थे, तो बोला उनको ढूंढने के लिए चलो जल्दी से बोट निकाल लीजिए। सारा जगह ढूंढाए होने के बाद में कोई उनका आधा पता नहीं मिला एंड दे वर डिक्लेयर्ड डेड। उसके बाद ब्रिटिश ने सोचा यही देन वी शुड टेक बैक, विल गो टू कांगीलोबार और उनको वहाँ से वहीं पढ़ाएंगे उनको। 15 मार्च को 1896 में एक ब्रिटिश अफसर को वहाँ भेजा जिसका नाम था मिस्टर सोलोमन। उसको भेजा गया वहाँ में, उसने नींव रखा 15 अक्टूबर को 1896 में, और वहाँ के छोटे बच्चों को कलेक्ट किया और उसमें शुरू में ही उसने 12 बच्चों को सेलेक्ट किया और 12 को 12 बच्चों का अंग्रेजी भाषा में उसने शिक्षा दिया। और जिसमें से उस बच्चे में जो 12 बच्चे में जो बिल्कुल एक लड़के जो बहुत अच्छे थे, बहुत स्मार्ट था और बहुत रिस्पॉन्स देता था, उसको उसने सेलेक्ट करके वहीं से कांगीलोबार से बर्मा भेजा रंगून में 1905 में। और यही बच्चे अपना कंप्लीट एजुकेशन करके 1912 में वापस आए। जब वापस आए ये लड़के, उसने पूरा एजुकेशन को ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर वहाँ एजुकेशन अपनाया, लोगों को पढ़ाया, और यही लड़का आगे चलकर उसका नाम जॉन रिचर्डसन, सर जॉन रिचर्डसन था। तो मैं आपके सामने उसकी कविता को जो है मैं उसके संदर्भ में मैं उनके पढ़ना चाहूँगा। और मेरी ये कविता जो है लेट बिशप जॉन रिचर्डसन पर आधारित है, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न निकोबार भी कहा जाता है। बिशप जॉन रिचर्डसन ने निकोबारी समुदाय को ज्ञान ज्योति देकर अंधकार से निकाला और शिक्षा के द्वारा प्रकृति और विकास का रास्ता दिखाया। उन्होंने पहले स्वयं अंग्रेजी रोमन स्क्रिप्ट को सीखा और फिर अपने लगन और मेहनत से ब्रिटिश रेवरेंड जॉन वाइट के साथ मिलकर रोमन स्क्रिप्ट पर आधारित निकोबारी स्क्रिप्ट बनाया, जो आपने बोले वही रोमन स्क्रिप्ट से के आधारित पर रोमन स्क्रिप्ट पर निकोबारी स्क्रिप्ट बनाया। ये हमारा जॉन रिचर्डसन का देन है। उनके बहुमूल्य योगदान के रूप में एक निकोबारी डिक्शनरीज बनवाया गया और
उसने निकोबारी प्राइमर रॉ तारीख बनवाया, जो कि हम सब निकोबारी वासियों के लिए एक अनमोल भेंट है। शिक्षा विभाग ने भी क्लास 1, क्लास 3 के लिए, क्लास 1, क्लास 2 के लिए टेक्स्ट बुक बनवाया, जो कि स्कूलों में भी पढ़ाया जा रहा है। तो ये जस्ट बैकग्राउंड है हमारा शिक्षा का, पूरा निकोबार में कैसा इसका उदय हुआ है। तो मैं अपना पोएम यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा आपके सामने, जिसका टाइटल है कुवन ngam hanata। कुवन ngam hanata, जिसका अर्थ है ज्ञान का धूप। कुवन ngam hanata, ज्ञान का धूप। Yanangaman mat ngam dawe, am min lila ngam behu। Yanangaman mat ngam dawe, am min lila ngam behu। Ranai mat ngam dawe man, am terad man man lekui ayal jon। Yanangaman mat ngam dawe, am min lila ngam behu। Tirmen mandala ente am tanalo, iminik leguwe ata kasata। Tirmen mandala ente am tanalo, iminik leguwe ata kasata। Tang mer singul ensin misi ngat bari am tot taku ngam hanata। Yanangaman mat ngam dawe man, am min lila ngam behu। Ore am akaku taelo tahay, ngat bari am tirmen man la kinu taelo tahay। Ore am akaku taelo tahay, ngat bari am tirmen man la kinu taelo tahay। Aruti mufe man tamai, aruwarende ngam yanangaman। Yanangaman mat ngam dawe, am min lila ngam behu। Rane mat ngam dawe man, am darad mat man la kui ayal jon। Tahu man tane samat, yawa tamarau ngatarik। Tahu man tane samat, yawa tamarau ngatarik। Archanu anmin ngam yanangaman, selmoka hangarir। Archanu anmin ngam yanangaman, selmoka hangarir। Yanangaman mat ngam dawe, am min lila ngam behu। Rane mat ngam dawe man, am darad mat man la kui ayal jon। Thank you very much for listening. थैंक यू लुकास जी, आपने बड़ी अच्छा इतिहास भी बताया, क्योंकि जॉन रिचर्डसन को श्रेय जाता है पूरा का पूरा निकोबारी साहित्य में जितनी उनका प्रगति हुआ है। और ख़ास तौर पे ये जो निकोबारी भाषा है, ये 1000 से 2000 BC, यानी कि 2025 चल रहा है और 2000 और जोड़ लीजिए, 4000 वर्ष पुराना ये भाषा है। और इस भाषा में इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर क्लैप कीजिए प्लीज़। अब मैं अगले निकोबारी सदस्य को बुलाना चाहूँगा, जॉब, इनका नाम है जॉब। तो कृपया आइए मंच पर प्रस्तुति दीजिए। Good evening all of you. उपस्थित सीनियर ऑफिसर्स, साहित्य एकेडमिक आर्ट्स एंड कल्चर और मेरे प्यारे साथी, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि निकोबारी भाषा में जो है मैं अपना एक कविता आप लोगों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लेकिन क्योंकि आप लोगों को शायद मेरे भाषा को समझ में नहीं आए होंगे, इसलिए मैं थोड़ा से ब्रीफिंग जो है आप लोगों को कविता सुनाने से पहले जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस कविता का जो है इम्पोर्टेंट क्या है मेरे लिए और मेरे समुदाय के लिए। दरअसल जब मैं निकोबार में कार्यरत था तो हम और मेरे कुछ दोस्तों ने जो था मिलकर एक प्रोग्राम बनाए थे, और उस प्रोग्राम में तो हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ निकोबारी प्रोग्राम हम लोगों ने वहाँ पर इवेंट कराए थे। अभी तक तो हम लोगों के बारे में या हम लोगों का कोई साहित्य बना नहीं है, और ख़ास करके हम लोगों का जो हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा अभी सुना नहीं है, और ख़ास करके जो वहाँ पर आज के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके बारे में ज़्यादा सुना नहीं गया। तो उस समय हम लोगों ने एक कैरेक्टर को लेके जो था
उनके कैरेक्टर को हर एक के सामने उपस्थित कर रहा था। कुछ कुचाट के बारे में आपने कुचाट के नाम सुना होगा, कुछ कुचाट के बारे में प्रस्तुति कर रहा था, कुछ जॉन रिचर्डसन के बारे में प्रस्तुति कर रहा था। और उस प्रस्तुति में मुझे एक प्रस्तुति जो था बहुत अच्छा लगा था, जो मुझे लगता है कि वो शब्द जो था हमारे निकोबारी समुदाय के लिए जो था बहुत ही उसका इम्पोर्टेंट जो था पर्सनालिटी था, और वो जो था उनका योगदान जो था वो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। और उस शख्स का नाम था कासुमकू। उस शख्स का नाम था कासुमकू, जो हमारे निकोबारी समुदाय के थे। दरअसल हम लोग का जो समुदाय है निकोबारी समुदाय का, वो बहुत शांत स्वभाव के है, लेकिन वहाँ के जनजाति के हिसाब से जो लीडर्स होते थे निकोबार में, तो वहाँ पर सोसाइटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए वे अपने हिसाब से वहाँ पर कानून बनाते थे, और वहाँ पर जो भी गलत काम करते थे, जो भी दूसरे के साथ में अन्याय करते थे, तो उनके लिए जो था केवल एक ही सजा होती थी, और वो था सजाए मौत। जो भी निकोबारी जनजाति गलत काम करते थे, थोड़े से बहुत अगर वो गलत काम भी करते थे, तो उनका एक ही सजा होता था, मौत। और इतना भयानक सजा होता था कि उनको देखते ही जो था वहाँ पे डर लगता था। यहाँ पर कहा जाता है कि सबसे पहले वहाँ पर बहुत से बड़ा गड्ढा जो था वहाँ पर गोता जाता था, बड़ा से गड्ढा वहाँ पे गोता जाता था, और गड्ढा गोतने के बाद जो था उन गड्ढों के बीचों बीच जो था वहाँ पर एक बल्ली को रखा जाता था, और दरअसल वो गड्ढा उन कैदियों के लिए बनाया जाता था जिनको खास तौर पर वहाँ पर उनको सजा दिया जाता था। और जो शख्स उनको सजा देने का काम करता था, उसी का नाम जो था कासुमकू जो था उसी का नाम था। लेकिन वही शख्स बाद में जो है वो रियलाइज़ करता है और सोचता है कि अगर हम अपने ही जातियों को इसी तरह थोड़े से गलती के लिए उनको सजाए मौत दे देंगे, उनको मार देंगे, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम लोगों का पूरा निकोबारी समुदाय जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बाद में उन्होंने अपने बुजुर्ग लोगों से कहा, उन कैप्टन से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि यदि अगर हम उनके सज़ा को कुछ नया तरीके से अगर करते हैं तो इससे उनकी सज़ा तो हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जिसके साथ में गलत किया उनको जो है इससे फ़ायदा हो सकता है। तो उन्होंने उनको ये सलाह दिया। तो सलाह यही हुआ कि जो भी व्यक्ति गलत काम करते थे, अब उनको यहाँ पर मौत की सज़ा नहीं दिया जाता था, बल्कि उन व्यक्ति के पास जितने भी ज़मीन होते थे, या जो भी नारियल पेड़ जितने उनके पास होते थे, या जितने जानवर उनके पास होते थे, अपने जायदाद का आधा हिस्सा जो था वो उन्होंने जिनके साथ में गलत किया था वो उनको साथ में शेयर कर देता था। तो कुछ इस तरह का परंपरा जो था वो बाद में चलने लगी, जिसके वजह से शायद आज हमारे निकोबारी जनजातियों की जनसंख्या जो है इतनी वास्ट है। और अगर वो ऐसा नहीं सोचते तो शायद हमारे वजूद जो था वो कुछ अलग ही होता उस समय, अगर वो ऐसा नहीं सोचते। लेकिन ये उसी के ही कृपा दृष्टि था कि उन्होंने जो था अब उनसे जो बड़े लोग था उन्होंने उनको आइडिया दिया, और उनके आइडिया को सुनकर बाद में उन लोगों ने भी उनका पालन करना शुरू किया। तो मैं अभी उसके उपलक्ष्य में जो है एक कविता लिखा है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से जो है वो उस समय का जो था एक बड़े ही दूसरा को दंड तो दे देते, लेकिन बाद में जो था उन्होंने उनको सुधार कर दिया। तो अब आप सुनिए, मैंने अपने कविता का शीर्षक दिया है लमक लमिकुवन तकासात। दरअसल हम निकोबारी जनजाति को अपना भाषा में उनको तकासात के नाम से जाना जाता है। उसका इंग्लिश में शीर्षक है उनका सेवियर ऑफ द निकोबारी ट्राइब्स। तो अभी मैं उनको पढ़ने जा रहा हूँ। तानंग नतारिक हमंगजन इंद्रे नतारिक, तानंग नतारिक
हमंजन इंद्रे न तारे मीन्स जो बड़े लोग उनको बोलते थे वही जो था वो चीज़ जो था उनके साथ तो वही करता था। मीन्स अगर बड़े लोग उनको सजा देने के लिए बोलते थे तो वो चीज़ जो था वही उनको लेके करता था। महाना तचोज अब न तारिक तमारोवट मुफे अब इंद्रे न तारिक महाना तचोज अब न तारिक तमारोवट मुफे अब इंद्रे न तारिक मीन्स जो बाकी लोगों से जो गलती होता है वो उनको जो है सुधारने का काम करता है, वो उनको सुधारने का काम भी करता है और साथ ही साथ जो है उनका दृष्टिकोण जो है वो दूर तक जो है जा रही है। मीन्स लोग जो था उनको तरह तरह का गालियाँ देता था, जिसका कोई भी रिश्तेदार को ये जो था उनको मारने का काम करते थे, उनको दंड देने का काम करता था, मौत देने का काम करता था, तो उनके जो रिश्तेदार होता था वो तरह तरह का गालियाँ जो था वो उनको बाहर से देने का काम करते थे। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि वो केवल जो है लॉ को फॉलो करने का काम कर रहा था। चेदनम चेदन परी अंगा नफेर न तारिक चेदनम चेदन परी अंगा नफेर न तारिक मीन्स मतलब वो वही करता था जो उनको बोला जाता था। हनम न अनसिम न पानम पू तड़क हनवा तारिक तफेरिया नहीं पू हनम न अनसिम न पानम पू तड़क हनवा तारिक तफेरिया नहीं पू मीन्स निकोबार में निकोबार जो था इतना बदबूदार हो जाता था कभी कभी कि एक दिन में जो था कभी कभी वो एक से ज़्यादा को उस समय जो था मौत की बलि या मौत की सजा वो उनको दे देता था। तकू तचोट काहेकन नलायन नहीं पू तकू तचोट काहेकन लायन नहीं पू नईकू नंपनम तकासात आंपू नईकू नंपनम तकासात आंपू किरण अटलिने का अल्लाह तारीख किरण अटलिने का अल्लाह तारीख तकोतीर नफेर नवा तारीख तकोतीर नफेर नवा तारीख हलक तिंद्री के रेपरी हे हाया के तारीख हलक तिंद्री के रेपरी हे हाया के तारीख जो जमीने ने परी आना तकु फिनेर में तारीख जो जमीने ने परी आना तकु फिनेर में तारीख हालत तमुफेर परी आना नाहरिक किने तचेग हालत तमुफेर परी आना नाहरिक न किने तचेग केतरेन फालेन रे तचेहन नपीचे अंत नौमरे असागम चेग केतरेन फालेन रे तचेहन नपीचे अंत नौमरे असागम चेग Nalinat na kanuan mikuwada na iko ng panampu nalinat na kanuan mikuwada na iko ng panampu talaten in tagamo tagasata ay nati roken ingang panampu talaten in tagamo ay tagasata ay nati roken ing panampu। तो ये जो पोएम था दरअसल ये कासुमको के बारे में था, जिन्होंने जो था उनका बहुत ही बड़ा योगदान था हमारे रक्षा करने का जिम्मेदारी जो था उन्होंने अपने ऊपर में ले लिया था। और इसी के साथ जो है मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जॉब जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ में आपने अपनी रचनाएं पढ़ी हैं। और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बात बताना चाह रहा हूँ एज ए हिस्टोरियन कि आज के डेट में जो पूरे अंडमान में निकोबार का कब्जा है लिटरेरी, लेकिन क्या है कि आर्चिबल्ड ब्लेयर लिखता है कि वो जब चाथम में आए थे तो उसके यहाँ पे खाने की कमी थी, तो उसने अपने जो शिप है रेंजर नाम का शिप को निकोबार भेजा था। वहाँ से यम जो आलू है, आपका परंपरागत जो आलू है, आलू और नारियल के पेड़ लाए थे और नारियल का एक भी पेड़ अंडमान में नहीं था।
आज पूरा अंडमान में नारियल पेड़ है, एक भी पेड़ नहीं था निकोबार से लाया गया उस जमाने में। ये नॉट अबाउट द सेकंड सेटलमेंट, अबाउट द फर्स्ट सेटलमेंट 1789 की बात। तो ये है निकोबार का इतिहास, बहुत रिच है, हमारे अंडमान से डायरेक्ट कनेक्शन था। और अब मैं आगे बुलाता हूँ कृष्ण कुमार विश्वेंद्र जी को, हिंदी के बड़े अच्छे वक्ता हैं, मल्टी टैलेंटेड, प्लीज आइए। नमस्कार। आज हम यहाँ पर गुणी प्रबुद्ध लेखक, कवि और शिक्षक गणों के साथ पद्म पुरस्कार प्राप्त नरेश चंद्र जी के साथ भी हैं। आज का समय संभवतः आने वाले दिनों में याद किया जाएगा और ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के जरिए ये साहित्य की गाड़ी आगे बढ़ेगी और अनवरत चलती रहेगी। आज जैसा कि कार्यक्रम में लिखा हुआ है कि पोएट्री विद ओशन, समुद्र के साथ गीत या कविताएं, लिटरेरी वेव्स ऑफ मिनी इंडिया। जब भारतीय स्वाधीनता संग्रामी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अंग्रेजों का ऐसा सिस्टम था कि वो जो जेल बनाते थे वो समुद्र या नदी के पार किसी निर्जन स्थान पर बनाया करते थे ताकि कोई वहाँ से भाग ना सके और कोई आ जा ना सके। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ यहाँ पर कैदी लाए गए। कैदी यहाँ पर आना नहीं चाहते थे। कारण क्या था कि वे मुझे लगता था कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान हर जाति के लोग जहाज से आएंगे, उनमें नीची जाति के भी होंगे, उच्च जाति के भी होंगे, तो उनकी जाति खराब होगी। उच्च जाति वाले बोलते थे कि हमारी जाति खराब होगी, तो इसलिए ये आना नहीं चाहते थे। लेकिन अंग्रेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम से यहाँ पर ले आए। आगे आकर के कलकत्ता से चलने वाले जितने भी कैदी थे, कलकत्ते में यात्रा की शुरुआत में उन्हें पता चला कि यहाँ गंगा आकर के मिलती है समंदर में। तो उन्हें लगा, वे गंगा को पूजनीय मानते थे, तो वे तब से वे कैदी इस समुद्र के जल को पवित्र मानने लगे और ये आपस में ये कहानी बढ़ती गई और लोग समुद्र की आराधना से करने लगे। देश के प्रति उनका प्यार तो था ही, अकेले में यहाँ बैठे हुए वे अपनी मन के विचार प्रकृति के सानिध्य में कभी समुद्र के किनारे वृक्षों के लहलाते वृक्षों, चहचहाती चिड़ियों के बीच में अपने विचार बुनते, स्वयं आनंदित होते, अपने साथियों को सुनाते और बड़े मतलब और उनका जीवन तो आप जानते ही होंगे, सभी जानते हैं कि बड़ा कठिन जीवन था उनका। तो तब से ये समुद्र जो है, यहाँ ये समुद्र जो है ये इनकी दृष्टि में आया और समंदर को लेकर के वे कविताएं करने लगे। उन्हें लगा ये समंदर तो अपने देश से जुड़ा हुआ है और वो कम से कम उससे कुछ आशा पाते हैं,
कुछ उन्हें दिल को सुकून मिलता कि समंदर कम से कम वहाँ जहाँ से हम चले थे वहाँ पर गंगा मिलती है, वो गंगा तो यहाँ तक भी आ गई होगी। तो इसीलिए ये समंदर से उनका बड़ा प्रेम रहा और समंदर के साथ ये कविताएं भी करने लगे। कुछ कविताएं जो वो तो करते ही थे, हम सब भी करते हैं। यहाँ पर जो आता है यहाँ की प्रकृति का रसास्वादन करते हुए अपनी कविताएं रचता है, लोगों को सुनाता है, अच्छी लगती है। तो कुछ कविताएं मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। नारी, एक लोरी इसका शीर्षक है। बड़ी गहराई से इसको सुनिए, मन की गहराइयों में। नारियल का वृक्ष समुद्र किनारे, नारियल का वृक्ष समुद्र किनारे, गुदगुदी रेत के लिहाफ में धंसा गुनगुनाता रहता है। लोरी गाता सागर लहरों को सुलाता रहता है। शोर मचाती नटखट लहरें किनारे की ओर आती, भागी चली आती और लोरी सुनते किनारे रेतीले नर्म गद्दे पर धीरे से लेट जाती, सपनों में खो जाती। तो ये जो है, इस तरह लोग कविताएं करने लगे। उनके सामने समंदर था, उनके सामने वृक्ष थे, उनके सामने प्रकृति थी। तो यहाँ पर जो है, अब ये जल को जो है लोगों ने अपनी कई कविताओं में आगे भी ये किया। उदाहरण के लिए देखिए, सेल्यूलर जेल की मीनार से दिखाई देती है आज भी, सेल्यूलर जेल की मीनार से दिखाई देती है आज भी, सागर में बार बार सर उठाती, किनारे की ओर भागती चली आती और वहां पड़ी चट्टानों से टकरा बेदम होती बेचैन लहरें। लगता है जैसे ये सिलसिला जारी है तब से, जब किनारे खड़ी जेल में कैद, जब किनारे खड़ी जेल में कैद असीम यातनाएं सहते देशभक्तों की पुकार वंदे मातरम उभरती थी। तब जोश बढ़ाने उनका ये उन तक पहुंचने को दौड़ पड़ती थी, पर निकट पहुंचने से पहले ही चट्टानों से टकरा दम तोड़ देती थी। देश आज़ाद होने के बाद आज ये सेल्यूलर जेल राष्ट्रीय स्मारक है। अब यहाँ देशभक्त नहीं, उनकी यादें कैद हैं, लेकिन लहरों का ये शोर बढ़ना आज भी जारी है। लगता है ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये किनारे पड़ी चट्टानों से टकराते उन्हें चूर चूर नहीं कर देती और आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्मारक की दीवारों को चूमते श्रद्धांजलि स्वरूप उन पर स्वयं को अर्पित नहीं करते। इस तरह जल के साथ बहुत सी कविताएं यहाँ पर जो है लिखी गई हैं। और अंत में मैं अपने इस अंडमान निकोबार के बारे में, यहाँ तो प्रकृति है और इसके बारे में मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ, शायद आपको पसंद आएगा। एक देश मैंने ऐसा देखा, एक देश मैंने ऐसा देखा, सागर की गोद में बैठा, सुंदर और मनमोहक, जन्नत जैसा ये लगता। दुनिया जिसको कहती है अंडमान निकोबार जजीरा, जहाँ नाचती सागर लहरें जीवन का राग सुनाती हैं,
सूरज की किरणें जिसको सबसे पहले चमकाती हैं, वृक्ष नारियल जहाँ झूमते देते जल अमृत जैसा, दुनिया जिसको कहती है अंडमान निकोबार जजीरा। हर ओर जहाँ बिखरी है हरियाली की छटा निराली, पवन जहाँ पवन बहे गाते गाते, बरखा आती रात सुनाती, आधुनिकता के बीच जहाँ अब भी आदिम युग का डेरा, चंडी नारायण का डेरा। एक देश मैंने ऐसा देखा, खून पसीने से देशभक्तों के जहाँ की माटी रंगी हुई, देशभक्त गीतों की धुन फिजाओं में जिसके बसी हुई, वीर शहीदों की ये तीर्थ स्थली, सागर में है गंगा की धारा, दुनिया जिसको कहती है अंडमान निकोबार जजीरा। मैं कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। जाति धर्म और भेदभाव की जहाँ होती कोई बात नहीं, प्रेम में भीगी सबकी वाणी, कभी आपस में तकरार नहीं, जहाँ भिन्नता में बसी एकता और पूजी जाती मानवता, उभरे जहाँ ओम का स्वर तो कहीं उभरे कहीं ओम का स्वर तो कहीं अजान यहाँ गूंजता, जहाँ एक साथ दिख जाते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा। धन्यवाद। अच्छा कृष्ण कुमार जी, और अंत में मैं बुलाना चाहूँगा सुदर्शन राजा जी को जो मल्टीलिंगुअल हैं, और आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। ये आखिरी रचना होगी हमारे सदस्यों में से, आखिरी सदस्य हैं इस मंच पर। सभी को नमस्कार। जैसा कि हमारे अंतिम कवि ने समुद्र को अपने रचना में केंद्र में रखते हुए अपनी रचना प्रस्तुत की थी, तो मैं बेसिकली रूसी भाषा और साहित्य का छात्र हूँ, और जब मैं ये यहाँ पे आने का अवसर मिला तो मैंने सोचा कि क्या रूस और अंडमान निकोबार के बीच क्या कोई संबंध है। जितना मैंने खोज पाया उस हिसाब से इतिहास में या साहित्य में बहुत ज़्यादा संबंध कहीं नज़र आया नहीं। वर्तमान समय में सिर्फ दो चीज़ें जो आई वो है कि भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है, और बहुत ही कम जो रूसी पर्यटक यहाँ पे आते हैं। उनका गोवा फिर भी एक प्रेफरेबल जगह है घूमने के लिए। फिर भी साहित्य का ये एक जो खासियत है कि कुछ जो थीम होते हैं, विषय होते हैं, वो काल और समय और जगह से भी परे होते हैं। वो हर एक जगहों पे पाया जा सकता है, और अंडमान और रूस के का तुलना अगर किया जाए तो प्रकृति एक जो है वो एक कॉमन थीम नज़र आती है। तो इसी पे मैंने एक रूसी कवि हैं, इनका नाम है मिखाइल लेरमोंतोव। रूसी साहित्य काफ़ी ही धनी है, और 19वीं शताब्दी में खासकर उसे गोल्डन एज कहा जाता है रशियन लिटरेचर का, और 20th सेंचुरी को सिल्वर एज कहा जाता है। तो 19th सेंचुरी में आपको दस्तयेव्स्की, तुर्गनेव और उसके साथ अलेक्जेंडर पुश्किन हैं, जिन्हें रूसी साहित्य का जनक कहा जाता है। मैंने जो कविता ली है वो है मिखाइल लेरमोंतोव की। मिखाइल लेरमोंतोव का जन्म 1814 में हुआ और उनकी मृत्यु 1841 में हुई। तो इनका जीवन काल सिर्फ 27 वर्षों का रहा है। काफ़ी कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हुई, क्योंकि रूस में जब भी आपसी कलह होता था तो वहाँ पे डुएल की प्रक्रिया थी कि एक आदमी दूसरे को चैलेंज करता था, वो लोग एक डिस्टेंस पे खड़े होते थे और एक दूसरे को शूट करते थे, और इसी एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मृत्यु हो गई सिर्फ 27 साल में। तो उनकी एक कविता है जिसका टाइटल है रशियन में पारूस, और उसका मैंने अनुवाद किया है हिंदी में और मैथिली में। मैथिली में यह मेरा पहला प्रयास है। हिंदी में विगत कुछ वर्षों से मैं अनुवाद करता रहा हूँ। तो मैं पहले जो है वो
रशियन में पढ़ना चाहूँगा। बस आप लोग एक बार सुने कि रूसी भाषा कैसी साउंड होती है, कैसी आवाज़ होती है, क्या जिससे आपका परिचय हो। मिखाइल लेर्मोंतोव, पारूस, ब्लिएट पारूस अजीनोके, वो तुमाने मोरिया गलबों, što išit on व strane daljuke, što kinul on व krayu radno। इसका हिंदी में पढ़ता हूँ मैं। मिखाइल लेर्मोंतोव, शीर्षक नौका। नीले समुद्र की धुंध में जाता हुआ एक अकेला सफेद रंग के पाल वाली नौका क्या ढूंढने जा रहा है वो प्रदेश में, क्या त्यागा है उसने अपनी मातृभूमि में। आगे रशियन में है। इग्रायु वल्नी वेचिर सुशित माचता ग्नियोत्सा स्क्रिपित उवी उन शास्त्रीय निदेशित ई नियत शास्त्रीय विषित। लहरें अटखेलियां कर रही है, हवा साए बह रही है, मस्तूल झूल रहा है और चीख रही है हाय। वो खुशी की तलाश में नहीं है और ना ही खुशी से भाग रही है। पत्नीम स्त्रुया स्वेतलीय लजुरी नागनिम लूच सोनसा जलतोई अपोन मिचियसनी प्रसिद्ध बुरी का बुतव बुढ़िया कियस पकोई। नौका के नीचे चमकता हुआ नीले पानी की तरंग और ऊपर पड़ती हुई सूरज की एक सुनहरी किरण, और वह नौका विद्रोही बनकर इंतजार कर रही तूफान का, जैसे मानो कि तूफान में ही शांति हो। ये जो है आपको रूसी छायावाद के एक लिटरेरी मूवमेंट के अंदर में आता है। तो ये एक नौका जो है आप एक इंसान के रूप में भी देख सकते हैं, जो कि समाज के सारे बंधनों और समाज के सारे चीज़ों को तोड़ते हुए एक नई ऊंचाई पे जाना चाहती है। इसी का मैथिली में अनुवाद है। नैया नील समुद्रक कोहरा में जाइत अच्छी असगर उजर नैया की छोड़ी दलक अपन पैतृक भूमि में की ताकि रहल अच्छी वो दुर्ग भूमि में। तरंग खिलायत हवा साँसा बहत मस्तूल झुकत आ खड़खड़ाइत अच्छी इस ओ खुशी नहीं चाहत आ खुशी से नहीं भागी रहल अच्छी। नीचा हल्का नील रंगक धार, ऊपर सूरजक सोना के किरणक मार आओ विद्रोही नैया मांगित रहल तूफान जना तूफान में है शांति। तो ये इसका मैथिली में अनुवाद है। उसके बाद मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ पोर्ट ब्लेयर में। तो एक जो मैंने कविता लिखी थी वो मैं पढ़ना चाहूँगा। सो ये भी सागर और समुद्र से संबंधित है। अनंत सागर की लहरें कभी बड़ी कभी छोटी, अटखेलियाँ करती अप्सरा सी निरंतर आती और जाती लहरें। इसकी गर्जना याद दिलाती है इतिहास के हर पन्नों की। सूर्य और सागर का यह संगम साक्षी रहा है कहीं और अनकही कथाओं की। कितनी अजीब है ये लहरें, निरंतर आती और जाती ये लहरें, विशालकाय और सामान्य ये लहरें, चूमती और चूम कर भागती ये लहरें। ये लहरें सिखाती है हमें निरंतरता, ये लहरें सिखाती है हमें निस्वार्थता, ये लहरें महसूस कराती है हमारा सूक्ष्म अस्तित्व, ये लहरें बताती है हमारी मरणशीलता। धन्यवाद। चलिए, अच्छा हमारा जो सत्र है समय सीमा में रहा है और 10 मिनट है, 6 बजे का समय है। बहुत अच्छा रहा, सबने अपनी प्रस्तुति दी बहुत आकर्षक तरीके से। मैं सिर्फ अपना जो शुरू किया था, क्योंकि हमारा जो सत्र है थोड़ा सा मैंने विशेष इसलिए बनाया कि इसमें जो साहित्य का जो इतिहास है और साहित्य है, इन दोनों को मैंने जोड़कर चला और एक ट्रेन की तरह गई ये समय। तो एक आखिरी जो ट्रेन के सफ़र में मैं साहित्य का कुछ और टुकड़ा जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि मैंने कहा था कि जज्बात की जो जुबान नहीं होती। मैं ओंगियों के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, बच्चों आप लोग भी सुन लेना, क्योंकि वो लोग अब कभी एक समय आएगा निकोबारी की तरफ वो लोग भी लिखने पर लगेंगे। लेकिन मैं बताता हूँ कि ओंगी की जो साहित्य है और उनके जो जज्बात है वो लोग गीतों में जरूर करते हैं। कल को वो गीत जो अगर शब्दों में आ जाए तो वो कविता बन जाए। तो वो उनके दैनिक जीवन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वो मान लीजिए एक नौका बना रहा है और वो गीत गा रहा है, मैं नौका बना रहा हूँ, मेरा साला नहीं आ रहा है मेरी मदद करने के लिए, मैं अकेला अकेला कितना बनाऊंगा। तो वो गीत गा रहा है, गीत में जो भी सुनता है एक इमोशनल गीत है, वो उसका साला या जो भी है वो भाग कर आ जाता है उसकी मदद करने के लिए।
और इसी तरह जब भी आलू खोदने के लिए कोई चला जाता है तो वो फिर एक गीत गाएगा कि मेरे साथ कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे करके वो गीत गाएगा तो उसके साथ आएगा। मतलब सारी चीज़ें वो गीतों में करता है, इवन जरवा भी करता है। हम लोग जरवा की किताबें वगैरह लिखते हैं, उस पर हम लोग जरवा की भाषा को अभी हम लोग उन लोगों ने, जरवा अपने आप को आंग बोलता है। जरवा का एक्चुअल नाम जो है आंग है, जरवा जो अंडमानी भाषा में। तो मैं क्योंकि आदिवासी पर बोलने वाले अंडमान में कम हैं तो मैं उनमें काम करता हूँ, तो मैं जब भी मौका मिलता है ज़रूर बोल देता हूँ ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं उसको थोड़ी जानकारी मिल जाए। और एक और मैं थोड़ा सा सेगमेंट में जोड़ना चाहूँगा, और ये है कि वो बहुत ज़रूरी है, जो जहाँ तक मैं इतिहास की बात कहता हूँ। देखिए हमारे जो क्रांतिकारी जो आए थे, जितने जगह से आए, मैंने आपको पहले मैंने सेशन की शुरुआत में कहा कि वो अपने साथ अपनी संस्कृतियों को लाए। उसमें से एक मैं जरूर जोड़ना चाहूँगा, जो लोग 70-80 के दशक के हैं, बच्चों को तो नहीं पता है, लेकिन अंडमान की संस्कृति में कव्वालियाँ चलती थी। ये ये जो गांधी स्टैचू के पास में कव्वाली, चाथम में कव्वाली होती थी, आपके सेलुलर जेल में होती थी, ये सारी जगह कव्वाली होती थी और आला उदल के गाने होते थे। आला उदल जो है आपको एक दरअसल क्या हुआ कि एक घटना घटी थी मिर्ज़ापुर में, 1857 की लड़ाई का हिस्सा है। एक ठकुराइन के हस्बैंड को फांसी में चढ़ा दिया, तो उसने ठकुराइन ने कसम खा लिया था कि मैं इसका बदला लूंगी। तो बांदा के कुछ लोग थे वहाँ पे, कुछ लड़के थे, उन लड़कों को देवर भाभी के जो किस कहानियाँ हैं वो सुनाने लगी। देवर भाभी की कहानी में आला उदल की कहानी है। आला जो था, आला उदल दो भाई है जो बांदा जो महोबा क्षेत्र में रहते थे, वो पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई और उसमें जो आखिरी लड़ाई उन लोगों ने जीत भी लिया, लेकिन उनके जो गुरु थे गोरखनाथ जी, उनके कहने पर पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया। ये आला उदल इतने दो वीर सैनिक थे। कभी भी आप साहित्य में आप झांकोगे तो आला उदल के आला खंड है जिसमें 52 जो उनके वीर रस भले जो वीर रस के हमारे हैं, आप देखिएगा आला उदल के जो गीत है वो वीर रस के गीत गाते थे। वो लड़के वीर रस में आके मिर्जापुर के वो मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी और अंडमान में आ गए। और उन लड़कों का जो परिवार है उनमें कुछ है जैसे कि खेदू लक्ष्मण है, गणेश महाराज है, मुसई सिंह है, और जो डेयरी फार्म में रहते हैं मुसई सिंह, उनका परिवार, ये सब वो संस्कृति को लेके जगह जगह में आला उदल के गाने गाते थे। और कव्वाल जो है, क्वाल शब्द से निकला है, अरबियन जो लैंग्वेज है, क्वाल से कव्वाली बनी। और जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके से जो लोग आए, उन लोगों ने कव्वाली को बढ़ावा दिया अंडमान में। तो ये सारे एक संस्कृति थी जो आज खत्म हो गई है। तो ये मुसई सिंह जो बांदा के लोग थे, बांदा वाले काफ़ी इवेंट 70-80 के दशक तक करते थे। एक कहानी मैं बताता हूँ और उसके बाद मैं अंत करता हूँ। चाथम में क्या हुआ कि इसी तरह का चल रहा था आला उदल के गाने, तो वीर रस वाला था, आप सुन रहे हैं ना, वीर रस वाला था, तो उसने अपने कटाक्ष निकाल दी या तलवार, छोटा सा तलवार निकाल के बाजू वाले का कान काट दिया। अंग्रेज पकड़ लिया, उसको अंदर कर दिया। बाद में बाकी साथियों ने बोला भाई ये ऐसी बात है, वो गाने का दोष है, इस बेचारे का दोष नहीं है, उसमें इतना वीर रस है कि उसने अपना तलवार निकाला और उसका कान काट दिया, मतलब वीर रस में आ गया। तो साहित्य में इतने दम थे कि बहुत साहित्यकार आए यहाँ पे, जैसे सेलुलर जेल में भी बहुत साहित्यकार आए, लिखने वाले आए थे। मोतीलाल वर्मा जी जो थे, एक लोगों को सेडिशनिस्ट बोलते थे। तो ये साहित्यकार लोग भी यहाँ अंदर हुए हैं सेलुलर जेल में। हमारे कनक राधा जी बैठी हुए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, उनको भी पता है, तो इनका इतिहास है वहाँ पर। तो अंत में मैं ये सत्र को मैं बांदा के उस क्रांतिकारियों को और जो कव्वाल जो थे पुराने, उनको समर्पित करता हूँ ये सत्र। और आप समापन का संबोधन कर लीजिए प्लीज। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संचालन इस सत्र का, समुद्र के संग कविता और लघु भारत की साहित्यिक लहरें, इस शीर्षक को हमारे द्वीपों के जाने माने कलाकारों ने और कुछ उभरते कलाकारों ने बहुत ही सुंदर रूप से साकार किया इस मंच पर। और जहां एक और देशभक्ति की भावना थी, वहीं द्वीपों का इतिहास और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की भाषा की विविधता, जिसकी वजह से मिनी इंडिया के रूप में हमारा द्वीप जाना जाता है, उसको भी हमने विभिन्न भाषाओं में यहाँ कविताएं सुनी। रूसी भाषा भी हमें सुनने को मिली, मैथिली भी हमें सुनने को मिली। तो बहुत ही अच्छा विचारों का आदान प्रदान विभिन्न भाषाओं के माध्यम से यहाँ हो रहा है।
और अवश्य हमारे जो दर्शक थे उन्होंने इस सत्र का पूरा लाभ उठाया होगा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर श्रीमती प्रियंका कुमारी जी को कि वो हमारे द्वीपों के कवियों को छोटी सी भेंट देकर सम्मानित करें। श्री आयुष दुबे, श्री चंद्रन कुक्कडल, श्री जॉब, श्री लूकस रॉबर्ट, श्री सुदर्शन राजा, श्री कृष्ण कुमार विश्वेम।